हेलो गाइस, मेरा नाम छोटे लाल कुमार है और मैं फर्स्ट टाइम ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करें। तो जीएस स्टडी विद छोटे लाल कुमार में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सब्जेक्ट मैंने लिया है जियोग्राफी, और जियोग्राफी जानते हैं कितनी खास है हमारे लिए। तो इसकी शुरुआत हम ज्योग्राफी के जो सिलेबस है उससे करना चाहते हैं। ज्योग्राफी को फर्दर 3 भाग में बांटा गया है। फर्स्ट होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी, सेकंड इंडियन ज्योग्राफी और थर्ड इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, जिसको हम लोग इकोलॉजी भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में कि हमें क्या पता है। क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड बायोग्राफी। यही खंड, यही भाग जो है हमें इंडियन ज्योग्राफी में भी पढ़ने को मिलते हैं और कुछ भाग जो है हमें इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी में पढ़ने को मिलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, तो आज हम शुरुआत करेंगे, जैसा कि आप हमारे स्क्रीन में देख रहे होंगे, क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान से। ये ज्योग्राफी का फर्स्ट यूनिट है जिससे हम अपना स्टडी की शुरुआत करना चाहते हैं। तो क्लाइमेटोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? क्लाइमेट के बारे में, जिसको हम लोग जलवायु बोलते हैं, सीजन ऋतु जिसको बोलते हैं, वेदर मौसम। तो फ्रेंड, छोटे तौर पर अगर हम देख लें कि वेदर का डेफिनेशन क्या होता है, तो वेदर इंस्टेंट चेंज इन एटमॉस्फेयर इन रिगार्डिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। वायुमंडल में होने वाला क्षणिक परिवर्तन ही मौसम कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें दोस्तों, तो जैसे कि अगर मंडे का दिन है और 8 AM में कंडीशन जो है वो नॉर्मल है और 4 PM में रन होने लगी, और फिर 6 PM के टाइम जो कंडीशन है वो जो है, स्थिति जो है वो नॉर्मल हो चुकी है। तो इस तरह से वेदर में हमने देखा कि क्षणिक परिवर्तन हुआ, समय पर ही सारे रंग रूप हमें देखने को मिले। कभी नॉर्मल स्थिति, कभी रेनफॉल की स्थिति, और फिर से पुनः नॉर्मल की स्थिति। अब बात करते हैं दोस्त सीजन। सीजन होता क्या है? वेदर चेंज इन साइक्लिक ऑर्डर इज कॉल्ड सीजन। मौसम का चक्रीय परिवर्तन ही ऋतु कहलाता है। साइक्लिक ऑर्डर में जो मौसम का परिवर्तन होता है दोस्तों, उन्हीं को हम क्या कहते हैं कि सीजन कहते हैं। अब बारी आती है क्लाइमेट की। तो क्लाइमेट का डिफिनेशन क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों? तो एवरेज ऑफ सीजन इज कॉल्ड क्लाइमेट, है ना। तो सीजन का जो एवरेज हम निकालते हैं वो भी कितने, 30 to 35 ईयर्स का, इतने सालों का अगर हम सीजन का एवरेज निकालते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो वही क्लाइमेट कहलाता है। तो ये तो था कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें जाननी होती है क्लाइमेटोलॉजी के चैप्टर में। अब हम हमारा जो है क्लाइमेटोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट होता है एटमॉस्फेयर, जिसे हम प्यारे दोस्तों वायुमंडल के नाम से जानते हैं। तो इसमें हमें पढ़ना है कि वायुमंडल की ओरिजिन, उद्गम कहाँ से हुई, कंपोजिशन, संगठन इसके क्या क्या हैं, लेयर इसके परतें क्या क्या है, इंसोलेशन एंड हीट बजट के बारे में पढ़ना है, सूर्य ताप और ऊष्मा बजट, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तापमान के विभाजन कैसे होता है, एयर प्रेशर, विंड, इनके टाइप, मैपिंग, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी होती है। फिर से इसमें अगर आगे हम देखें तो साइक्लोन, एयर फ्रंट, वाताग्र जिसे कहते हैं दोस्तों, और प्रिसिपिटेशन, वर्षा, ओला, बर्फ, एसिडिक रेनफॉल क्या होता है, आर्टिफिशियल फॉल क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, टाइप ऑफ क्लाइमेट, क्लासिफिकेशन, मतलब कि जलवायु का कितने प्रकार होते हैं, और अप्लाइड क्लाइटोमोलॉजी टेक्नोलॉजी क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है एटमॉस्फेयर। दोस्तों आप ध्यान से देखिए एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर, इसका डिफिनेशन क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? सराउंडिंग ऑफ गैसेस हेल्ड टू द अर्थ बाय ग्रेविटेशन। गैसों का आवरण जो पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण के कारण टिका हो, है ना दोस्त। तो हम समझ सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पृथ्वी जो है, पृथ्वी के चारों ओर गैस है ना, वो चारों तरफ गैस जो है हमारे पृथ्वी के फैले हुए, लेकिन
आप ये समझ रहे होंगे कि ये कैसे, आखिरकार ये कैसे टिका हुआ होता है मेरे प्यारे दोस्तों। ये होता है पृथ्वी में जो पाया जाता है गुरुत्वाकर्षण। वही बल के कारण जो है हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो है वायुमंडल टिका हुआ है। अगर ये गुरुत्वाकर्षण ना होता तो ऐसा संभव नहीं हो पाता। फिगर में देख सकते हैं कि किस तरह से पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण बल है और चारों तरफ से जो वो गैसों को वो अपने तरफ अट्रैक्ट किए हुए हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर के ओरिजिन के बारे में, या फिर अर्थ के ओरिजिन के बारे में, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसमें पहला पॉइंट आता है मेरे प्यारे दोस्तों कि 99.9% पार्ट जो है अर्थ का बाय डिगेसियसिंग प्रोसेस से बना हुआ है। मतलब कि गैसीय प्रक्रिया से इसका निर्माण हुआ है। इनिशियली अर्थ टेम्परेचर वाज वेरी हाई। शुरुआती दिनों में, प्रारंभिक समय में पृथ्वी का ताप जो था बहुत अधिक था। स्लोली स्लोली टेम्परेचर गेटिंग डिक्रीज। धीरे धीरे तापमान में गिरावट होने लगा और पृथ्वी ठंडा होने के कारण सिकुड़ने लगी, है ना। उसके बाद यहाँ पर वोल्केनोस, मतलब कि ज्वालामुखी क्रियाएं होने लगी, जिसके कारण वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें बाहर निकली मेरे प्यारे दोस्तों। हाँ, अब पृथ्वी में सबसे पहले हाइड्रोजन हीलियम गैस ही मिलती थी। उसके बाद वोल्केनिज्म से कार्बन डाइऑक्साइड, सीओ एंड वाटर वेपर दूसरी गैसें बनी, नाइट्रोजन तीसरी गैस बनी। उसके बाद क्या हुआ कि ऑक्सीजन का भी निर्माण हुआ। फिर हरित शैवाल का निर्माण भी हुआ। जब वाटर वेपर जब बाहर निकला तो क्या बोलते हैं कि जल का जमा हुआ थोड़ा बहुत, है ना, जिससे शैवालों का निर्माण हुआ। और जैसे ही शैवाल का निर्माण हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होने लगी और ऑक्सीजन गैस का निर्माण हुआ। ये सारी की सारी जो घटनाएं हैं जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये आज से लगभग 3.8 मिलियन ईयर्स पहले की बात है। आज की नहीं है दोस्तों, 3.8 मिलियन ईयर्स पहले की बात है। उसी प्रकार आगे इसमें हम देखते हैं कि वाटर वेपर का निर्माण हुआ। वाटर वेपर से क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्त कि टेम्परेचर में गिरावट हुई, है ना। वाटर वेपर से ही टेम्परेचर में गिरावट होता है। मीन्स दैट कंडेंसेशन, वाटर वेपर जो होगा कंडेंसेशन होगा कहाँ पर, जहाँ पर टेम्परेचर कम होगा, और वहीं पर क्या बनाएगा, क्लाउड बनाएगा। और क्लाउड बनाने के बाद फिर क्या होगी, आप समझ सकते हैं। क्लाउड बनाने के बाद रेनफॉल होती है। तो रेनफॉल का पानी ज्वालामुखी के क्रेटर में जमा होने लगा और फिर यह पानी समुद्रों का निर्माण करने लगी मेरे प्यारे दोस्त। इस तरह से आप फिगर में देखेंगे कि जब मैग्मा नीचे से गर्म होकर बाहर निकला और लावा बना, तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े क्रेटर का निर्माण हुआ, बहुत बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण हुआ। उसके बाद जलवाष्प ठंडा होकर बादल का निर्माण करके वर्षा के रूप में जब वापस नीचे आया, तो उन्हीं गड्ढों पर पानी भर गया और धीरे 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 वही गड्ढे फिर महासागरों का रूप धारण करने लगे। अब आता है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का संगठन। मंडल का संगठन के बारे में हम देखते हैं, तो इसमें कंपोजिशन के रूप में वाटर वेपर, है ना, और गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स, धूलकण इत्यादि ये सब आते हैं। तो फर्स्ट हम गैस के बारे में पढ़ते हैं। तो नाइट्रोजन गैस, हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस की जो परसेंटेज है, मीन्स दैट कितना वो हमारे वायुमंडल में उपस्थित है, तो वो है मेरे 278.1% ही पाई जाती है हमारे वायुमंडल में। पृथ्वी का अधिकतम 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलती है ये। पहले ऑक्सीजन 21% थी, बट नाउ इट 20.9%। अब ये इसकी जो है स्थिति बदल चुकी है। पहले ऑक्सीजन 21% होता था, लेकिन अब सिर्फ 20.9% ही मिलता है। इसके वजह जो नाइट्रोजन है हमारा, उसमें 1% की बढ़ोतरी हो गई है। 78 से 78.1 हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि ये जो नाइट्रोजन गैस है, इसका क्या रोल होता है।
इन रेस्पिरेशन, श्वसन में इसकी क्या भागीदारी है? सांस लेने के समय हम नाइट्रोजन का यूज करते हैं 78.1%, और सांस छोड़ते भी है तो हम उसका निष्कासन करते हैं 78.1%। इसका कहने का मतलब है कि मेरे प्यारे दोस्त, जितना नाइट्रोजन हम लेते हैं उतना नाइट्रोजन को बाहर भी कर देते हैं, और ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो 20.9% है एटमोसफेयर में। और जब हमारे सांस के द्वारा, श्वसन क्रिया के द्वारा जब वो बाहर निकलती है तो सिर्फ 16% ही निकलती है, 4.9% हमारे अंदर ही रह जाती है। और CO2 जो हम 0.03% ही लेते हैं, वो टॉक्सिक के रूप में 3.4% निकलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन श्वसन में भाग नहीं लेती है, डोंट पार्टिसिपेट इन रिस्पिरेशन, इट फील एयर प्रेशर। इसी गैस से वायु दाब का अनुभव होता है। इट कंट्रोल फायर, आग को नियंत्रित भी करती है। जब आग को बुझाने के लिए स्प्रे का प्रयोग करते हैं तो दो गैसों का प्रयोग होता है। फर्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड जो आग को बुझाती है, और नाइट्रोजन जो आग को फैलने से रोकती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब आग लगी हो तो हम वहाँ स्प्रे का यूज़ करते हैं, और स्प्रे में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन दोनों मिक्स होते हैं, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड आग को फैलने से रोके और नाइट्रोजन उसको सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझा पाए और नाइट्रोजन उसको फैलने से रोक सके। तो ये काम होता है नाइट्रोजन का, हमारे डेली लाइफ में बोल सकते हैं, या फिर हमारे अर्थ में इसका इस तरह से उपयोग किया जाता है। सेकंड आता है, सेकंड गैस दोस्त, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या है? 20.9% फाउंड इन एटमॉस्फेयर। ये जो है, इसकी मात्रा जो है ऑक्सीजन की हमारे पृथ्वी पर 20.9% पाया जाता है। पृथ्वी से 64 किलोमीटर ऊंचाई तक पाई जाती है मेरे प्यारे दोस्त, और 18 किलोमीटर के बाद कम होना शुरू हो जाती है। और इसका रोल अगर हम देखें तो रोल क्या होता है कि पार्टिसिपेट इन रिस्पिरेशन, वो हम पहले भी देख चुके हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड एनर्जी। ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, जिसके फलस्वरूप ही हमें एनर्जी मिलती है एटीपी के फॉर्म में, और रोल, ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, दैट्स व्हाई इट कॉल्ड गैस ऑफ लाइफ, जीवन रक्षक गैस, आग जलाने में आवश्यक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, इसका क्या काम है मेरे प्यारे दोस्तों? तो CO2 जो होता है हमारे वायुमंडल में सबसे भारी गैस होती है, और इसका जो अमाउंट होता है हमारे वायुमंडल में वो 0.03% ही पाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। और रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कराती है। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकते। हाईली एक्टिव फॉर ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, और हमारे पृथ्वी में जो ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट जो है उसमें अपना सबसे ज़्यादा सक्रियता दिखाता है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा कि हम जानते हैं कि दिन के समय हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर हाई होता है, और नाइट में टेम्परेचर कम होता है, 10 से 12 बजे के बीच में। डे में जो टेम्परेचर हमें मिलता है वो सोलर रेडिएशन की वजह से मिलता है, जिसे हम सौर विकिरण के रूप में कहते हैं। फिगर के रूप में हम समझ सकते हैं यहाँ पर हमारे दोस्त कि जैसा कि ये पृथ्वी हमारा घर है, और सन जो है वो हमें लगातार रोशनी देता रहता है। तो दिन के समय सूर्य की किरणें आएंगी और हमारे घर को गर्म कर देंगी, और जैसे ही रात होगा मेरे प्यारे दोस्त, इन नाइट टाइम एनर्जी डिक्रीज बाय अ रेडिएशन विच इज नॉन एज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, है ना। मतलब कि एक रेडिएशन के थ्रू जो है एनर्जी वो हमारा पृथ्वी रिलीज करता है, जिसे हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं, जो टेम्परेचर को कम करता है। यह क्रिया हमारे पृथ्वी के साथ होता है। ऐसा होता है मेरे प्यारे दोस्त, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट कैसे होती है? आखिरकार ये समस्या कैसे रहती है हमारे पृथ्वी में कि तापमान जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है? ये समस्या हमें कैसे देखने को मिलती है? तो इसका कारण है मेरे प्यारे दोस्त कि कुछ भारी गैस जो है पृथ्वी के चारों ओर के हार्ड लेयर बना लेती है। इसी कवर
को ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कहा जाता है, जिसमें से प्रमुख गैस होती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि यहाँ फिगर के माध्यम से अगर हम समझना चाहें मेरे प्यारे दोस्त, तो ये क्या है कि हमारा अर्थ है, वहाँ टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है दिन के समय में। दिन के समय में तो टेम्परेचर और रेडिएशन का सीधा प्रवेश हो जाता है हमारे अर्थ में, बट जैसे ही रात होता है तो ग्रीन हाउस गैस के कारण जो है ये गैस टेरेस्टेरियल रेडिएशन को वापस बाहर जाने नहीं देती है, जिसके वजह से हमारा टेम्परेचर जो है, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कंडीशन बनता है और पृथ्वी का भू ताप बढ़ जाता है। इस परत को से सोलर रेडिएशन तो आएगा, परंतु टेरेस्टेरियल रेडिएशन बाहर निकल नहीं पाता, जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ने लगता है। इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं और पृथ्वी में रहने वाले जीवों का रहना मुश्किल होने लगता है। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड CH4 मतलब कि मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस प्रवाहित करती है। सबसे ज़्यादा प्रभावित वाटर वेपर करती है। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में सबसे सक्रिय गैस कार्बन डाइऑक्साइड होता है मेरे प्यारे दोस्तों। और अब बात करते हैं अदर गैसेस की। तो अदर गैस में आता है हमारा ऑर्गन। ऑर्गन जो अमाउंट उसका है हमारे एटमॉस्फेयर में वो है 0.94, जिसको हम इनर्ट गैस भी कहते हैं, निष्क्रिय गैस। उसके बाद आता है O3। O3 से तो आप भली भांति परिचित होंगे। ओजोन गैस 0.0000001% होती है। और दूसरा, ये तो गैस के बारे में हमने जाना, गैस की कहानी ख़त्म हुई। अब दूसरी कहानी स्टार्ट होती है मेरे प्यारे दोस्तों वाटर वेपर की। आखिरकार वाटर वेपर का क्या रोल है एटमॉस्फेयर में, क्या होता है ये? तो हम जैसा जानते हैं कि दिन के समय क्या होता है कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है हमारे पर अर्थ में, और जब सूर्य की किरणें जलीय या फिर जलाशयों में जब पड़ती है, समुद्रों में, नदियों में, बड़े बड़े तालाबों में, झीलों में पड़ती है, तो वहाँ का पानी जो होता है क्या होता है कि गर्म होता है, और गर्म होने के कारण वो धीरे धीरे हवा के माध्यम से ऊपर उठता है ना, और जलवाष्प में बदलता है। तो कहने का मतलब है मेरे प्यारे दोस्त कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा वेपोराइजेशन उतना ज़्यादा होगा। टेम्परेचर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर वेपर होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाटर वेपर भी बढ़ेगा, और ये ज़्यादातर ज़्यादा देखने को मिलता है कहाँ पर? इक्वेटर पर, जहाँ पर 3 से 4% वाटर वेपर जो है वो ज़्यादा होती है। और टेम्परेचर कम होता है तो वाटर वेपर भी कम होगा, और वाटर वेपर कम होगा तो वो कहाँ होगा? पोल्स और ध्रुवों में 1 से 2% की कमी होती है। मेरे बातों का आप ध्यान से सुनिए। अब इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर वेपर क्या क्या होता है, इसकी उपयोगिताएं, इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर में आता है मेरे प्यारे दोस्त, वाटर वेपर कंडेंस होकर क्लाउड का निर्माण करते हैं। और सेकेंड, वाटर वेपर कॉल्ड ब्लैंकेट ऑफ अर्थ, पृथ्वी का कंबल कहा जाता है, क्योंकि ये जो है अतिरिक्त सूर्य के प्रकाश के को नहीं आने देता है, साथ ही पृथ्वी से ऊर्जा को जाने नहीं देता है, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर मेंटेन बैलेंस बना रहता है मेरे प्यारे दोस्त। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, सन की टेम्परेचर आ रही है ना, और वाटर वेपर जो है वायुमंडल पर स्थित है। तो ये क्या करता है कि कुछ तो ज़रूरी किरणों को आने देता है, लेकिन बीच में एक ये जो है ग्लास का काम करता हुआ कुछ किरणों को वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, और पृथ्वी की भी जो कुछ एनर्जियाँ होती हैं उसको बाहर जाने नहीं देता। और इसी तरह से अब आगे आता है मेरे प्यारे दोस्त डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल होता क्या है? डस्ट पार्टिकल वर्क एज हाइग्रोस्कोपिक सेंटर, आर्द्रता ग्राही की तरह कार्य करते हैं। अट्रैक्ट वाटर वेपर पार्टिकल्स, जलवाष्प के कणों को आकर्षित करते हैं। प्रोवाइड अ मीडियम, हवाओं को रोकने का माध्यम उपलब्ध कराती है। और सनलाइट रिफ्लेक्ट करके स्कैटरिंग करता है ना, मतलब कि पहले ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और स्कैटरिंग भी करेगा, मतलब कि उसको फैला देता है, जिससे क्या होता है मेरे दोस्त की जो वस्तुएं हैं चमकती हुई दिखाई देती है।
फॉर एग्जांपल आप जैसे देख सकते हैं कि क्लाउड है, क्लाउड में डस्ट पार्टिकल है, वाटर वेपर है ना, और जब सन की लाइट वहाँ पर पड़ेगी, कहाँ पर, डस्ट पार्टिकल पर, तो वो क्या करेगा, उसको रिफ्लेक्ट करेगा और स्कैटरिंग मतलब कि फैला देगा, चमकता हुआ दिखाई देता है। तो ये था कुछ। अब हम पढ़ेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर क्या होता है, इसके बारे में हम कल थोड़ा विस्तार से जानेंगे। आज के लिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी क्लासेस कल होंगी।